वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में वीडियो में करंट अफेयर्स होते हैं, उसके बाद में कुछ स्टैटिक जीके होती है। तो आज स्टैटिक जीके में मैंने रखा है पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो मैं 28 जनवरी वाली करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आगे के हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा इंडिया का मैप जो है वो देखेंगे। इंडिया का मैप आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कंट्रीज़ के नेशनल स्पोर्ट्स भी देखेंगे। तो स्टैटिक जीके में ये सब रहेगा, पर स्टार्टिंग में पहले करंट अफेयर है, तो पहले हम करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, जयललिता मेमोरियल कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तमिलनाडु स्टेट में इनॉग्रेट किया गया जयललिता मेमोरियल। डायरेक्ट आपसे स्टेट का नाम पूछ लेंगे। तमिलनाडु की कैपिटल सबको पता है क्या? चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। नेक्स्ट न्यूज़, मेघालय ने अभी जीता है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020। तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है? इसमें भी आपको स्टेट का नाम याद रखना है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। तो हर स्टेट के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट कैपिटल ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबको पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अभी हाल ही में कौन सी स्टेट है जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए? तो वो है मेघालय। किसने ये अवार्ड रिसीव किया? तो मेघालय के जो सीईओ हैं उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। क्या नाम है उनका? खार कोंगोर। इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। ये मेघालय के सीईओ हैं। किसने ये अवार्ड दिया? तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया। और वर्चुअल सेरेमनी हुई। जब से कोरोना हुआ है तब से मैक्सिमम सेरेमनी कैसी हो रही है? वर्चुअल हो रही है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। तो इसमें आप स्टेट का नाम याद रखिएगा। मेघालय स्टेट को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी एस्टोनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। उनका नाम क्या है? काजा कालास। तो यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है फर्स्ट फीमेल। जब भी आपको फर्स्ट फीमेल वर्ड देखने को मिले तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन सारे करंट अफेयर्स जितने भी हम पढ़ेंगे उनमें से ये आज का इम्पॉर्टेंट है। तो इनका नाम याद रखना, काजा कल्लास। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है? एस्टोनिया में प्रेसिडेंट है काइजुलेट। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन। ये एस्टोनिया की कैपिटल है। अब ये एस्टोनिया ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसमें प्रेसिडेंट भी फीमेल है एंड प्राइम मिनिस्टर भी फीमेल है। तो इनके नाम याद रखना। ये कैपिटल मैंने बता दी। करेंसी भी पूछ सकते हैं। तो जो भी कंट्री न्यूज़ में होती है उसकी कैपिटल करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी करेंसी क्या है? यूरो। तो ये एस्टोनिया की बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट ने क्या बोला है कि वो लॉन्च करेंगे जेल टूरिज्म इनिशिएटिव। कहाँ से? जो पुणे की येरवाड़ा जेल है वहाँ से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। तो स्टेट के ये आपको याद रखने ही है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड कैपिटल। महाराष्ट्र की कैपिटल सबको पता है मुंबई। अब ये जो जेल है ये कम से कम 150 साल पुराना ये जेल है। इस जेल में काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो इस जेल से रिलेटेड हैं, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहली बात तो येरवाड़ा जेल कहाँ पर है? पुणे में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया कि वो क्या स्टार्ट करेंगे? जेल टूरिज्म स्टार्ट करेंगे पुणे की येरवाड़ा जेल में। ये जो येरवाड़ा जेल है यहाँ पर महात्मा गांधी भी रह चुके हैं और
भी फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि लोकमान्य तिलक, वो भी इस जेल में रह चुके हैं, इनको इसमें कैद किया गया था। पुणे पैक्ट साइन हुआ था, पता है आपको? पुणे पैक्ट जो साइन हुआ था उस टाइम पर गांधी जी कहाँ पर थे? इसी जेल में थे, पुणे की येरवाड़ा जेल में, ठीक है। और इसमें जो विजिटर्स होंगे उनको फांसी, जहाँ पर फांसी दी जाती है, जल्लाद फांसी देता है, वो वाला जो एरिया होगा वो भी उन्हें दिखाया जाएगा। और छापेकर ब्रदर्स को फांसी इसी जेल में दी गई थी 1899 में। और जो ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर थे पुणे के, उनको भी फांसी इसी जेल में दी गई थी। तो ये जेल इंपॉर्टेंट हो गई है, नाम याद रखना। डायरेक्ट शायद स्टैटिक जीके बना के ये भी पूछ सकते हैं कि येरवाड़ा जेल कहाँ पर है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में। और उसके अलावा आपको याद होगा 26/11 वाला अटैक, जिसमें अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। तो जो अजमल कसाब को फांसी दी गई थी वो इसी जेल में दी गई थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस जेल से रिलेटेड हैं, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड रोल आउट किया है, EPIC। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे वोटर कार्ड, वोटर आईडी जो होती है वो हमारे घर पे आती है, पेपर पे प्रिंट होके हमारे घर पे आती है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा होता है और इसमें टाइम लगता है। अब क्या किया जाएगा, डायरेक्ट आपके फ़ोन पर ये सेंड की जाएगी, आप उसको अपने फ़ोन में रख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, चाहें तो उसको सेल्फ लेमिनेट भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टाइम पीरियड जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का वो सेव होगा, जल्दी लोग इसको एक्सेस कर लेंगे और ये सेफ एक तरीके से आपके फ़ोन में ये रहेगा। अब चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले ये बताओ कि अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? क्या नाम है इनका? सुनील अरोड़ा जी। ये अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। चीफ इलेक्शन कमीशन की स्थापना, ये डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और कुछ याद रहे ना रहे, ये जो ईयर है इसको ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को हमारा बना है चीफ इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे, फॉर्मर इंडियन एंड मोहन बागान गोलकीपर प्रशांत दोरा, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये कौन थे? फुटबॉल, ये गोलकीपर थे। और इससे रिलेटेड एक और आप चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो संतोष ट्रॉफी होती है वो कौन से गेम से रिलेटेड होती है? तो फुटबॉल से रिलेटेड होती है, ये चीज़ भी आप याद रखना। और ये किससे रिलेटेड थे? मोहन बागान से। इनके केस में बस ये याद रखना कि ये फुटबॉलर थे, किससे रिलेटेड थे? मोहन बागान से थे, गोलकीपर थे। अभी हाल ही में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निर्मला सीतारमण जी ने क्या ओपन किया है? इन्होंने ओपन किया है एनक्लेट, कहाँ पर? चेन्नई में। निर्मला सीतारमण जी कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स की। अभी इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एनक्लेट। एनक्लेट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एनक्लेट की फुल फॉर्म होती है एन फॉर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये जो ब्रांच खोली गई है चेन्नई में, ये कौन से नंबर की है? सेकंड। तो अगर ये सेकंड नंबर की है तो फर्स्ट नंबर की ब्रांच कहाँ खोली गई है? तो फर्स्ट वाली जो ब्रांच है वो कहाँ पर थी? न्यू दिल्ली में। जो इसकी कैसी है? प्रिंसिपल ब्रांच है। एनक्लेट की प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अभी जो रिसेंट खोली गई है वो सेकंड नंबर की है। सेकंड नंबर की एनक्लेट की ब्रांच कहाँ खोली गई है? इसकी बेंच स्थापित की गई है चेन्नई में। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। इसमें कई सारे लोग जो है वो मौजूद थे, जैसे कि जस्टिस बंसी लाल भट्ट, जो कि एनक्लेट के अभी क्या है? प्रेजेंट में चेयरपर्सन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी राजेश वर्मा, और भी बहुत सारे टेक्निकल मेंबर, बहुत सारे लोग इसमें, ये जब इन्होंने लॉन्च किया है तो ये प्रेजेंट थे, ठीक है। ये इसमें बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने अप्रूव कर दिया किसका अपॉइंटमेंट? JK शिवन का एज MD एंड CEO। तो अभी धनलक्ष्मी बैंक कहाँ की है? केरला की है।
धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनेंगे? जेके शिवन। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो उनका नाम भी आप देख लेना, ये सुनील गुरबक्सानी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई नया एमडी सीईओ आए वो किसको रिप्लेस करके आ रहा है ना, एक बार उस चीज़ को भी आपको देख लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी सीईओ बनेंगे शिवन, किसको रिप्लेस करके? सुनील गुरबक्सानी को। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है केरला में, तो ये भी आप याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर, केरला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा बैंकिंग रेगुलेटर कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? बैंकिंग रेगुलेटर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। एक ये जो बैंक है ICICI, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है, HSBC ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर के पास में, गांधीनगर आपको पता है, गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, उसके पास में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर HSBC इनॉग्रेट करेगी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट। HSBC के सीईओ कौन है? ये आप याद रखना, सुरेंद्र रोशा, ये HSBC के क्या हैं? सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है? HSBC बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई, महाराष्ट्र में है, ये याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से। इंडिया ने क्या किया है अभी हाल ही में? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ में किया है? IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके साथ में पार्टनरशिप साइन की है इंडिया ने। और आपको जो याद रखना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 30। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1974 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, मेंबर 30, स्थापना हुई 1974 में, कैपिटल फ्रांस, पेरिस, फ्रांस इसकी कैपिटल है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किन के बीच में साइन हुआ है? तो जो पावर सेक्रेटरी हैं संजीव नंदन शाही एंड IEA के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातिह बिरोल, इनके बीच में ये साइन हुआ है। फातिह बिरोल ये कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके? IEA के, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ आई है अभी, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो 3rd रैंक उसने अचीव करी है, किसमें? IT सर्विसेज में 3rd नंबर पर कौन सी आई है? TCS अगर 3rd पर है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे एसेंचर एंड सेकंड पे कौन है? IBM। फर्स्ट पे कौन? एसेंचर, सेकंड पे IBM। और टाटा TCS कौन से नंबर पर आई है? ये 3rd नंबर पर आई है, जो कि रिपोर्ट किसने ये रिपोर्ट जारी करी है? ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के हिसाब से TCS 3rd पर, फर्स्ट पर एसेंचर, सेकंड पर IBM, TCS 3rd पर। और इनके अलावा कुछ कंपनीज़ की बात करें तो इन्फोसिस आई है 4th नंबर पर, HCL आई है 7 पर, विप्रो आई है 9 पर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO हैं राजेश गोपीनाथन, इनका नाम आप याद रखना। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968 में इसकी स्थापना हुई है, फाउंडेशन हुई है। और TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में। TCS का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखना, फर्स्ट पे एसेंचर, सेकंड पे IBM एंड 3rd पे TCS के CEO राजेश गोपीनाथन। चलिए नेक्स्ट, करंट अफेयर्स में आज इतना ही था। अब हम अपने स्टैटिक पार्ट पर आते हैं। स्टैटिक पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे आज? 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजना, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम 4 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान की।
तो ये जितने भी प्लान्स हैं इनका आपको ईयर जो है ये कब से कब तक चले थे ये आपको याद रखना है। तो जो 4th पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली थी, 1969 से लेकर 1974 तक ये चली थी। ये आप याद रखना। याद रखने के लिए डायरेक्ट इसमें +5 कर देना। पंचवर्षीय योजना है, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है 5-5 वर्ष के लिए प्लानिंग की गई थी अपने इंडिया की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। और इसकी कुछ बेसिक अगर मैं बताऊं, वैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना। एक बुक का नाम याद रख लेना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किसने दी थी, विश्वेश्वरैया ने दी थी। इन्होंने बेहतरीन आइडियाज़ दिए थे अपने इंडिया को उठाने के लिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको अच्छा करने के लिए। ठीक है। प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी जगह पर आया नीति आयोग, जो कि थिंक टैंक है। नीति आयोग कब आया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। टाइम पीरियड हमने देख लिया 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें टारगेट जो रखा गया था वो कितने % का रखा गया था, 5.7% का टारगेट रखा गया था। पर जो इसमें अचीव हुई थी वो कितनी हुई थी, 2.05। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये योजना कैसी रही, फेल हो गई थी। और इसके बारे में बात करें तो ये आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कौन सी सफल हुई थी कौन सी सफल नहीं हुई थी। देखो पहली वाली सफल हुई थी, सेकंड भी पास हुई थी, पर जो थर्ड है वो फेल हो गई थी इंडो पाकिस्तान वॉर और इंडो चाइना वॉर की वजह से। अब हम 4th डिस्कस कर रहे हैं, 4th भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें किसके ऊपर मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, स्पेशली क्या चीज़ को इसमें अपना एम बनाया गया था, तो जो सोशलिस्ट ऑर्डर है उसको एस्टेब्लिश करना है, ये इसका मेन एम था। सोशलिस्ट ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना इसका मेन एम था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ वर्ड करके अगर आपको दिखे, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो ये कौन सी योजना से रिलेटेड है, ये 4th पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। ग्रोथ विद जस्टिस, मतलब ग्रोथ करनी है पर जस्टिस के साथ में करनी है। तो ये सब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि ग्रोथ करनी है स्टेबिलिटी के साथ में, जस्टिस के साथ में, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करनी है, सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देना है। तो ये सब कुछ इसके एम थे। पर ये योजना कैसी हो गई थी, सफल नहीं हो पाई थी। जितना टारगेट सेट किया गया था जीडीपी का उतना अचीव नहीं हुआ था। तो थर्ड भी फेल हुई थी, 4th भी फेल हुई। अच्छा, इनके फेल होने का रीज़न क्या था, इनके फेल होने का रीज़न था एक तो जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं था इस टाइम पे, जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं था इस टाइम पर। और दूसरा बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज़ आए थे उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। और 4th वाली पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, याद रखना, टाइम पीरियड ज़रूर याद रखना। फर्स्ट वाली का तो ज़रूरी याद रखना। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी, 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 5th 5 ईयर प्लान। अब 74 तक रही 4th, तो 74 से आगे हम चलेंगे +5 करते हुए। तो 1974 से लेकर 1979 तक चलेगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देना। मैक्सिमम देखो पॉवर्टी आपको कईयों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉवर्टी ही तो हटानी थी, गरीबी तो मिटानी थी। अंग्रेज़ जो इंडिया को लूट लूट कर ले गए उसी से तो उभरना था। तो पॉवर्टी वर्ड आपको कई सारी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगा। बट गरीबी हटाओ करके अगर वर्ड आए तो आप उसमें टिक 4th 5 ईयर प्लान लगाना। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव। टॉप प्रायोरिटी जो थी इसमें वो एग्रीकल्चर थी 5th में, और एग्रीकल्चर के बाद में इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्री इसमें टॉप प्रायोरिटी थी। इसका जो अप्रोच पेपर है 5वीं पंचवर्षीय योजना का, वो किसके अंडर में प्रिपेयर हुआ था, तो सी सुब्रमण्यम इनके अंडर में प्रिपेयर हुआ था। और लॉन्च किसने किया था इसको लॉन्च किया था डीपी धर ने इसको लॉन्च किया था। तो ये आप याद रख लेना। ये मतलब योजना सफल तो रही, बट इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को नहीं मिला हमें गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। सफल तो ये रही बट बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिला। ना तो पॉवर्टी के केस में, ना ही तो बहुत ज़्यादा गरीबी मिटी, मतलब थोड़ी बहुत मिटी, ज़्यादा जो लेवल होना चाहिए था गैप वो नहीं कम हुआ, और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई। इसके बाद
ये जो प्लान है ये स्टार्ट किया था रूलिंग उस टाइम पे जो चल रही थी जनता गवर्नमेंट, और इसको फिर टर्मिनेट कर दिया था 1978 में। तो जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना थी उसको चलना तो 1979 तक था, बट इसको कब टर्मिनेट कर दिया था? 1978 में इसको टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि अगर कोई चीज़ ढंग से नहीं हो रही है तो ये लोग क्या करेंगे? एसेस करेंगे। असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी था, तो ये अच्छे से सफल नहीं हो रही थी, तो इसको 78 में टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद लाया गया रोलिंग प्लान। अब हम डिस्कस करेंगे रोलिंग प्लान के बारे में। रोलिंग प्लान आप याद रखना 1978 से लेकर 1980 तक चला रोलिंग प्लान। इसमें क्या था, जनता गवर्नमेंट ने न्यू पैटर्न स्टार्ट किया। न्यू पैटर्न में क्या था कि हम हर साल एनुअल प्लान बनाएंगे, हर साल हम असेस करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस रहेगी पंचवर्षीय योजना की उसको हर साल असेसमेंट करेंगे, फिर जो भी खामियां होंगी उनको अगले साल दूर किया जाएगा। बेसिकली ये रोलिंग प्लान में ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। इसकी डेट आपको याद रखनी है 1980। रोलिंग प्लान कब तक चला था? 80 तक। फिर 1980 से लेकर 1985 तक चलेगी छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो भी पॉवर्टी को रिमूव करना ही था, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस लाना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। जो पुअरेस्ट हैं, गरीबों, पुअर मतलब गरीब, पुअरेस्ट मतलब जो गरीबों में भी जो गरीब हैं उनकी जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना इसका मेन मोटो था। इस पंचवर्षीय योजना में हमें कुछ प्रोग्राम्स के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे IRDP एंड दूसरा MNP। IRDP क्या है? IRDP है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड MNP है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम अगर पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। ये चीज़ आप याद रखना। और इसके अलावा डेट तो आपको याद रखनी ही है। और इसमें जो टारगेट सेट किया गया था वो 5.2% था, और कितना अचीव किया था? 5.7% अचीव किया था। तो छठवीं वाली पंचवर्षीय योजना कैसी रही? सफल रही, इसको पास कर दिया गया। जो रोलिंग प्लान बनाया था उसका फ़ायदा हुआ, असेसमेंट, चीज़ों को असेस किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया, फिर उसको छठवीं पंचवर्षीय योजना में उसको इम्प्लीमेंट किया, और ये कैसी रही? सफल रही। जितना टारगेट अचीव किया था उससे ज़्यादा टारगेट हमें देखने को मिला। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेवन्थ 5 ईयर प्लान। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से लेकर 90 तक चलेगा। इसमें क्या हुआ, मेन जो इसमें मोटो रखा गया था वो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको कम करना था, क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? लिमिटेड है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एक दिन रिसोर्सेज की ही कमी हो जाएगी। तो पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? तो ये आप याद रखना, ये सेवन्थ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, जो कि चला था 1985 से लेकर 90 तक। मेन एम जो था इसका वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था सारे सेक्टर्स में, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना था। ये चीज़ भी आप याद रखना। जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? सेवन्थ वाली से रिलेटेड है, जवाहर रोजगार योजना। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए, आज इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने सेवन्थ तक पढ़ ली, 1 to 3, और प्लान हॉलीडे पढ़ा था फर्स्ट, जो मतलब प्रीवियस लेक्चर है उसमें। आज हमने सेवन्थ तक डिस्कस कर ली। अब इसके जो आगे की हैं वो हम कल की स्लाइड्स, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ जिससे आप पे लोड ना हो, आराम से पार्ट्स में डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेशनल गेम्स की बात करेंगे। अलग कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट MCQ में नेशनल गेम्स जो हैं, कौन सी कंट्री का क्या नेशनल गेम है वो पूछ लिया जाता है, तो उनको कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इंडिया का ही बता दो। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। हालांकि जनता क्रिकेट देखती है, हॉकी को इतना देखती नहीं है, बट नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लैंड का नेशनल गेम क्या है? इंग्लैंड का नेशनल गेम है क्रिकेट। ठीक है, इंग्लैंड का नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट है। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का हॉकी।
दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। नेशनल गेम दोनों के क्या हैं, सेम है, ये याद रखना। फिर हम बात करेंगे भूटान। भूटान का नेशनल गेम क्या है बताओ? आर्चरी। भूटान का नेशनल गेम क्या है? आर्चरी भूटान का नेशनल गेम है। फिर इसके बाद एक चीज़ और बताओ, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? डेट क्या है जिस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं 29 अगस्त को। ये चीज़ आप याद रखना। एवरी ईयर, हर साल, जो हॉकी के मैजिशियन बोले जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, इनकी जो बर्थ डेट है इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे। इस दिन क्या होता है, अर्जुन अवार्ड और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर किए जाते हैं। कौन इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है? युवा एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय इसको इनको अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अवार्ड विनर्स जो होते हैं उनको प्राइज़ कौन देते हैं? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अवार्ड विनर्स को प्राइज़ देते हैं। तो ये आप याद रखना, 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है? कबड्डी। ठीक है, तो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी। देखो कबड्डी जो है वो कई सारे स्टेट का गेम है, कई सारे स्टेट्स में खेला जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में खेला जाता है, तेलंगाना में खेला जाता है, पंजाब में खेला जाता है। बट ये याद रखना, कबड्डी राजस्थान में का स्टेट गेम नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट गेम है, तेलंगाना का है, पंजाब का है, बांग्लादेश का है, बट ये राजस्थान का नहीं है। ये चीज़ आप याद रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। स्पेन की बात करेंगे, स्पेन का है फुटबॉल। स्पेन का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल। अच्छा, एक क्वेश्चन नेपाल से अभी याद आ रहा है मुझे, तो नेपाल का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? नेपाल का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? फुटबॉल ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। स्पेन का तो ये नेशनल स्पोर्ट है और नेपाल में मोस्ट पॉपुलर जो है वो फुटबॉल ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है कि मतलब किसके बर्थडे को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे मनाते हैं? तो ये आपको पता चल गई, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त। डेट याद रखिएगा। रशिया। रशिया का नेशनल गेम क्या है? तो रशिया का है बैंडी। रशिया का क्या है? बैंडी। उसके बाद में इज़राइल। इज़राइल का भी क्या है? फुटबॉल। तो इज़राइल और स्पेन दोनों का नेशनल गेम सेम है, फुटबॉल। श्रीलंका। श्रीलंका का मैंने इतने सारे बताए, श्रीलंका का जो नेशनल गेम है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसके अलावा कनाडा का नाम आपने सुना होगा। कनाडा की नेशनल समर स्पोर्ट कौन सा है कनाडा का? तो वो है लैक्रोस। कनाडा का नेशनल समर स्पोर्ट कौन सा है? मैं लिख के बता देती हूँ। कनाडा का नेशनल समर स्पोर्ट है लैक्रोस। ये आप याद रखना। श्रीलंका भूलना मत, आलस मत करना, आलस करोगे तो घाटे में रहोगे। श्रीलंका का बताना है आपको नेशनल स्पोर्ट, कमेंट करके जो बताएगा मुझे पता चलेगा कि उसी ने ये वीडियो पूरी देखी है। ठीक है, तो नेशनल हमने इकोनॉमिक प्लान डिस्कस कर लिया स्टैटिक जीके में, नेशनल स्पोर्ट ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मैप में मैं कुछ स्टेट्स आपको देखने को बोलूँगी, आपको फटाफट से वहीं पे पहुंच जाना है, जिससे कि क्या हो जाए, आपको ये मैप याद हो जाए। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि मेघालय कहाँ पर है? ये रहा मेघालय, गुड। अब मुझे बताओ गुजरात कहाँ पर है? गुजरात। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद साउथ के कुछ देख लेते हैं, फटाफट से बताना सबसे पहले किसकी नज़र पहुँचेगी। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ ये रहा। ऐसे ही हम मैप को देखेंगे तभी हमें याद होगा। ठीक है, तो मैप को देखना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको पता है 7 सिस्टर्स पड़ती हैं, जिसका पार्ट सिक्किम नहीं है। बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनके नाम आप याद रखना। इधर
नेपाल से किसकी बॉर्डर शेयर हो रही है? उत्तराखंड नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो टोटल 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के टोटल 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। भूटान की अगर हम बात करें तो कौन से स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं? तो उनके नाम है सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो चार है ये किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? तो ये भूटान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इनके ऊपर क्या है? चाइना, सबको परेशान कर रखा है जिसने। इधर की साइड में कौन पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसे ही मैप में हम कुछ कुछ स्टेट्स डिस्कस कर लिया करेंगे जिससे कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं रैप अप करेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी सजेशंस हैं सेशन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।